अपनी नाकामियों को देखो और स्वीकार करो। अपनी गलतियों को देखो और सुधार करो। अपनी नाकामियों को देखो और स्वीकार करो। अपनी गलतियों को देखो और सुधार करो। जिंदगी में कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि हम इंजीनियर ड्राइंग की एएलपी और टेक्नीशियन के लिए लगातार क्लासें लेते आ रहे हैं। एक से एक बेहतरीन क्लास आपके लिए लेके आ रहे हैं फ्रेंड्स। ये आपकी इंजीनियर ड्राइंग की तीसरी क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लास ऑलरेडी ला चुके हैं, जिसमें से हमने पहली क्लास में आपको सिलेबस बताया था और दूसरी क्लास में हमने आपको ड्राइंग बोर्ड के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट कराया था। तो अगर आपने अभी तक वो दोनों क्लासें नहीं देखी हैं तो उन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप पहले उन्हें देखें, देन उसके बाद आप ये वाली क्लास लें। आज की क्लास में हम एक और टॉपिक लेके आए हैं जो कि आपकी इंजीनियर ड्राइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आपको प्रॉपर नोट्स भी बनाते चलना है इनके साथ के साथ, और इनको रिवाइज भी करते चलना है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इनसे जैसे जो टॉपिक हो जाता है उसका क्वेश्चन का जो पोल होता है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, उसको आप जरूर अटेम्प्ट किया करिए, क्योंकि वो क्वेश्चन जो मैं डालता हूँ ना वो प्रीवियस ईयर में उस टॉपिक से पूछा हुआ क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अपने दोस्तों में भी फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें, क्योंकि हम पूरी ईमानदारी और लगन के साथ आपकी एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी करा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमने इंजीनियर ड्राइंग का नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है फ्रेंड्स, वो है टी स्क्वायर। आज की क्लास में हम जैसा कि आपको पता था कि हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जो हमारा पहला यूनिट था मेजरिंग टूल्स या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उनके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे हमने आपको ड्राइंग बोर्ड बता दिया था, ठीक है। जो आपका सेकंड है वो है आपका टी स्क्वायर, और आज की क्लास में हम 2 पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे टी स्क्वायर और दूसरा है हमारा मिनी ड्राफ्टर, ठीक है ना। यानी हमारे 2 टॉपिक हैं जो हम आज की क्लास में फ्रेंड कवर करेंगे। टी स्क्वायर कवर करेंगे और जो दूसरा हमारा इंस्ट्रूमेंट है मिनी ड्राफ्टर, इसको भी हम आज की क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। ये दोनों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टी स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड, टी स्क्वायर होता कैसा है। तो सबसे पहले आपको इस इमेज को अपने दिमाग में बना लेना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपके जो मैं आपको ये ड्राइंग बोर्ड मैंने आपको बताया, टी स्क्वायर बता रहा हूँ, इनसे सीधा एग्जैक्ट आपका फिगर से क्वेश्चन एक न एक जरूर आता है पेपर में। आपको फिगर बना के पूछ लेगा कि इस पार्ट का नाम क्या है, ठीक है। तो देखो, जो टी स्क्वायर होता है ना, उसका नाम टी स्क्वायर क्यों पड़ा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। टी स्क्वायर का नाम टी स्क्वायर इसलिए पड़ा है फ्रेंड्स, क्योंकि उसका जो शेप होता है वो अल्फाबेट के टी के जैसा होता है। जैसे आप देखो इसे, तो ये कैसा दिख रहा है आपको, टी के समान दिख रहा है, इस वजह से इसका नाम क्या है फ्रेंड्स, टी स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो इसको टी स्क्वायर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका शेप कैसा है, टी के जैसा, ठीक है। उसके बाद अब आता है कि इसका काम क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसका काम मैंने क्लास नंबर 2 में आपको बताया था, जो हमने कल क्लास ली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि टी स्क्वायर का काम क्या होता है। कि टी स्क्वायर को ड्राइंग बोर्ड की, जो मैंने इवोनी एज बताई थी ना, इवोनी एज वेरी इंपॉर्टेंट थी। इवोनी एज में टी स्क्वायर का जो ये हेड होता है ना, इसको फंसा कर हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो टी स्क्वायर का काम क्या होता है कि टी स्क्वायर को ड्राइंग बोर्ड की हेल्प से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचने में यूज़ किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टी स्क्वायर किस काम में यूज़ किया जाता है, तो ड्राइंग बोर्ड के जरिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इसके द्वारा हम खींचते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसके फिगर के बारे में समझ लेते हैं। फिगर में 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। पहला आपका देखो, जो ये वाला पार्ट होता है फ्रेंड्स, जो ये वाला पार्ट है ना, इस पार्ट को बोला जाता है ब्लेड, ठीक है ना। इसे क्या बोला जाता है, ब्लेड। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, दे देगा कि इस पार्ट का नाम क्या है, ए लिख देगा, बताइए जो ए पार्ट है उसका नेम क्या है। तो आपको याद रखना है, इसे बोला जाता है ब्लेड। और जो ये पीछे वाला पार्ट होता है, इसे हेड और स्टॉक, दोनों में से कोई एक नाम आएगा, या तो वो हेड देगा या फिर क्या देगा, स्टॉक। या तो हेड देगा या क्या देगा, स्टॉक, ठीक है। तो ये वाला पार्ट होता है, इसे स्टॉक कहते हैं, और ये जो आगे वाला पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं, ब्लेड बोलते हैं, ठीक है। और जो ये एज होती है इसे वर्किंग एज बोलते हैं। देखिए, वर्किंग एज का मतलब क्या होता है। वर्किंग एज हर इंस्ट्रूमेंट में आपको मिलेगी। वर्किंग एज एक्चुअली होती क्या है कि उस इंस्ट्रूमेंट में जिस चीज़ का आप यूज़ कर रहे हो वर्क करने के लिए, उसे वर्किंग एज बोलते हैं। जैसे ये मेरा मार्कर है, अब इस पूरे मार्कर में मैं किस चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ, एक पॉइंट बताओ जिसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इसकी जो निब हो गई, इसका यूज़ कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये निब है ना जो इस बोर्ड पर लिख रही है, तो इस मार्कर की वर्किंग एज क्या हो जाएगी, निब एज हो जाएगी ये, ठीक है ना। ऐसे ही करके इस जो टी स्क्वायर है इसकी वर्किंग एज क्या होती है, ये साइड होती है। क्यों होती है, क्योंकि जब हम टी स्क्वायर को अपनी ड्राइंग शीट पर रखते हैं तो हमें जब लाइन खींचनी होगी फ्रेंड्स, तो इसी का तो सहारा लेंगे, इसका सहारा लेंगे या फिर इधर सहारा लेंगे, और ऐसे करके इसकी लाइन को खींच देंगे, ठीक है ना। यानी ये पूरा जो वर्क करते हैं टी स्क्वायर में वो यहीं पर होता है, इस जगह और इस जगह। इस वजह से इस एज को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग एज बोलते हैं, ठीक है।
क्लियर हुआ कि वर्किंग एज क्या होती है? आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में वर्किंग एज आसानी से बता दोगे, ठीक है। जैसे मैं कहूँ स्केल में वर्किंग एज क्या होगी, तो वो साइड वाली हो जाएगी, क्योंकि हम उसी को साइड से लाइन खींचते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट में वर्किंग एज क्या होती है, जिसका हम यूज करके अपना वर्क कंप्लीट करते हैं, वो होती है वर्किंग एज। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हेड और ब्लेड, इनके बीच में हेड और ब्लेड आपस में कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि हेड और ब्लेड के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल। क्लियर हुआ? आपको ऐसे करके भी पूछ लेगा कि स्टॉक और ब्लेड आपस में कितने डिग्री के एंगल पर जुड़े हुए होते हैं, तो ये 90 डिग्री के एंगल पर जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। या फिर आपसे इस तरीके घुमा के पूछ लेगा कि टी स्क्वायर की मदद से हम कितने डिग्री का एंगल बना सकते हैं, तो हम 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो एंगल होता है ये वाला, ये एंगल कितने डिग्री का होता है फ्रेंड्स, 90 डिग्री का। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये आपके प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था एएलपी में, उसमें पूछा गया था कि स्टॉक और ब्लेड के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, या स्टॉक और ब्लेड कितने डिग्री के एंगल पर आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री पर। क्लियर हुआ यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट, वो ये कि आपसे पूछा जाता है, देखिए जो टी स्क्वायर है ये दो तरीके का बना होता है, एक तो प्लास्टिक का बना होता है, एक लकड़ी का बना होता है, पर जो सबसे बेस्ट माना जाता है वो लकड़ी का माना जाता है, ठीक है ना। तो लकड़ी का अगर आपसे पूछा जाए कि टी स्क्वायर किस लकड़ी का मेनली बनाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि जो सागवान की लकड़ी होती है, ठीक है ना, सागवान की जो लकड़ी होती है उसका मेनली टी स्क्वायर बनाया जाता है, ठीक है। जैसे हमने आपको ड्राइंग बोर्ड बताया था ओक या टीक का बनाया जाता था, ठीक है, याद है ना। आपको साथ के साथ रिवाइज भी करते चल रहे हैं पीछे के टॉपिक, ठीक है ना। तो आपने देखा कि जो टी स्क्वायर, जैसे आपका ड्राइंग बोर्ड था वो ओक या उसकी टीक की लकड़ी का बनाया जाता था, ऐसे ही आपका जो टी स्क्वायर होता है फ्रेंड्स, ये सागवान की लकड़ी का बनाया जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अगर आपसे पूछे कि जो टी स्क्वायर है वो किस लकड़ी का बना होता है, तो आपका आंसर होगा सागवान की लकड़ी का। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इसका ये ब्लेड होता है, इस ब्लेड की लंबाई कितनी होती है, तो इस ब्लेड की लंबाई होती है फ्रेंड्स 500 mm से लेकर 1000 mm तक, ठीक है ना। इसकी लंबाई कितनी होती है, 500 mm से लेकर 1000 mm तक, सॉरी 1000 नहीं, यहाँ 1500 कर लेना फ्रेंड्स। 500 mm से लेकर 1500 mm तक इसकी क्या होती है, लंबाई होती है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक ब्लेड की लंबाई मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो 500 से 1500 mm, ठीक है ना। अब ये लंबाई कहाँ से कहाँ तक नापी जाती है, जैसे मैं कहूँ कि इस ब्लेड की लंबाई बताओ कहाँ से कहाँ तक होगी, तो मेनली आप क्या सोचोगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई होनी चाहिए, बट फ्रेंड ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आप किसी भी टी स्क्वायर की लंबाई नापोगे तो यहाँ से यहाँ तक नहीं नापी जाएगी, उसकी लंबाई यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक नापी जाएगी। यानी कहने का मतलब कि जो लंबाई ब्लेड की होती है फ्रेंड्स, वही लंबाई किसकी होती है, टी स्क्वायर की होती है। यानी कि उसमें हेड की जो लंबाई होती है उसको नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। जो हेड की जो थिकनेस होगी ना उसको नहीं जोड़ा जाएगा इसमें, ठीक है। तो टी स्क्वायर में जो हम लेंथ लेते हैं वो कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, या फिर किसकी लेते हैं, तो सिर्फ ब्लेड की लेते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि टी स्क्वायर की लंबाई किससे नापी जाती है, ऑप्शन में रख देगा हेड से नापी जाती है, ब्लेड से नापी जाती है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है किससे नापी जाती है, ब्लेड। जितना लंबा ब्लेड होगा उतना ही लंबा आपका टी स्क्वायर होता है। क्लियर हुआ? तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि लंबाई ब्लेड से मापी जाती है, ठीक है ना। जितना लंबा ब्लेड होगा उतनी लंबी इसकी टी स्क्वायर की लंबाई होगी। क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब टी स्क्वायर अकेले बहुत ही कम काम करता है फ्रेंड्स, ठीक है। यानी कि अगर आपको मैं अकेले टी स्क्वायर दे दूं तो आप एक ही काम कर पाओगे, वो क्या कर पाओगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन खींच पाओगे आप ड्राइंग बोर्ड पर, ठीक है ना, ड्राइंग शीट पर, ठीक है। तो टी स्क्वायर जब भी मेनली 90% टी स्क्वायर जो हम यूज़ करते हैं फ्रेंड, वो सेट स्क्वायर के साथ में यूज़ करते हैं। यह आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि टी स्क्वायर किस इंस्ट्रूमेंट के साथ लगाकर यूज़ किया जाता है, या फिर टी स्क्वायर मेनली किसके साथ यूज़ किया जाता है, तो आपका आंसर होगा सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर आपने देखा होगा इस तरीके का होता है, इस तरीके के सेट स्क्वायर होते हैं ना, दो टाइप। आपने जो बॉक्स आता है मैथमेटिक्स का, जो आपके पास बॉक्स होगा उसमें देखा होगा, जो इस टाइप के होते हैं ना, निकलते हैं प्लास्टिक के, उन्हें बोला जाता है सेट स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी हम टी स्क्वायर का यूज़ करेंगे फ्रेंड, तो किसके रूप में करते हैं, सेट स्क्वायर के साथ। जैसे आपको यहाँ फिगर में दिख रहा होगा, टी स्क्वायर के सपोर्ट में सेट स्क्वायर लगा दिया जाता है, और लगाने के बाद उससे हम फिर आपकी हॉरिजॉन्टल भी लाइन खींच लेंगे, वर्टिकली लाइन भी खींच लेंगे, और इंक्लाइन लाइन भी हम वहाँ पर खींच सकते हैं। इंक्लाइन लाइन का मतलब क्या हो गया कि एंगल के बेस पर, ठीक है ना, जितने एंगल की जो लाइन होती है उसको भी हम वहाँ पर खींच सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि टी स्क्वायर कभी अकेला यूज नहीं होता है, मेनली किसके साथ यूज होता है, सेट स्क्वायर के साथ यूज होता है, ठीक है। अब टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर मिलकर या तो हॉरिजॉन्टल लाइन आप खींचोगे, या वर्टिकल खींचोगे, या फिर आप इंक्लाइन लाइन खींचोगे। इंक्लाइन का मतलब ये टेढ़ी लाइन, ढलान टाइप की लाइन। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि टी स्क्वायर जो होता है वो किस इंस्ट्रूमेंट के साथ वर्क करता है, तो आपको याद रखना है सेट स्क्वायर के साथ वर्क करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ टी स्क्वायर। आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि टी स्क्वायर कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है
कि जो टी स्क्वायर होता है वो भी ड्राइंग बोर्ड की तरह आपका 4 टाइप्स का होता है, ठीक है ना। टी स्क्वायर ड्राइंग बोर्ड की तरह कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है, T0, T1, T2 और T3, ये 4 टाइप का होता है आपका टी स्क्वायर। इन टाइप्स को पढ़ने से पहले इस पॉइंट को आप दिमाग में रख लो। इसमें देखो क्या दिया है कि टी स्क्वायर की लंबाई ड्राइंग बोर्ड के बराबर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधा ही पेपर में पूछा गया है कि टी स्क्वायर की जो लंबाई होती है वो किसके बराबर होती है, ड्राइंग बोर्ड के, ड्राइंग शीट के। इस तरीके से आपके देगा ऑप्शन में, तो आपको याद रखना है कि जो टी स्क्वायर होती है इसकी जो लंबाई होती है वो ड्राइंग बोर्ड के बराबर होती है, ठीक है ना। तो जब ड्राइंग बोर्ड के बराबर होती है फ्रेंड्स, और मैंने ड्राइंग बोर्ड की आपको 4 टाइप के ड्राइंग बोर्ड बताए थे, एक D0 बताया था, D1 बताया था, D2 बताया था और D3 बताया था। इसकी लंबाई मैंने कितनी बताई थी, 1500 इंटू 1000 इंटू 25, ठीक है। इसकी कितनी बताई थी, 1000 इंटू 750 इंटू 25। इसकी कितनी बताई थी, 750, 500 इंटू 15। इसकी कितनी बताई थी, 500 इंटू 375 इंटू 15, ठीक है। तो ये मैंने आपको ड्राइंग बोर्ड की लंबाई आपको बताई थी, ठीक है, ड्राइंग बोर्ड की मेजरमेंट। अब आप एक बार इस पॉइंट को फिर से पढ़ो। वो बोला है कि टी स्क्वायर की लंबाई ड्राइंग बोर्ड के बराबर होती है। ड्राइंग बोर्ड की जितनी लंबाई होगी उतनी लंबाई किसकी होगी, टी स्क्वायर की होगी। तो देखो जो आपका D0 ड्राइंग बोर्ड है इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई यही तो होती है, तो इसकी लंबाई कितनी है, 1500। अगर इसकी लंबाई 1500 है फ्रेंड्स, तो फिर T0 की भी लंबाई कितनी होगी, 1500। ये मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, यानी आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। ड्राइंग बोर्ड और टी स्क्वायर एक ही चीज होते हैं, ठीक है ना, उनकी लंबाई आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऐसे आप देखो यहाँ पर ये D1 है, D1 की लंबाई कितनी है, 1000, तो फिर इसकी लंबाई किसके बराबर होगी, टी स्क्वायर के बराबर, T1 के बराबर। T1 की देखो आपकी कितनी है यहाँ पर, 1000। ऐसे ही T2 की कितनी है, 700। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर D2 की कितनी है, 750, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर 700 कर लेना, 750, ठीक है। ऐसे देखो T3 की कितनी है, 500, क्योंकि D3 की यहाँ पर कितनी है, 500 है। क्लियर हुआ। अब ये क्यों दोनों सेम क्यों हो रहे हैं, मैं आपसे पूछूं, ये भी 1500 है D0, ये भी 1500, क्यों सेम है, क्योंकि मैंने अभी आपको ये पॉइंट लिखाया कि टी स्क्वायर की लंबाई ड्राइंग बोर्ड के बराबर होती है। जितना बड़ा आपका ड्राइंग बोर्ड होगा, जैसे कहने का मतलब मैंने आपको एक फिगर बताया था, उस फिगर में मैंने आपको दिखाया था कैसे, मान लो ये आपका ड्राइंग बोर्ड है, तो टी स्क्वायर का हेड यहाँ पर अटैच्ड होगा और जो ब्लेड होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे में लगा हुआ होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जितना बड़ा आपका ड्राइंग बोर्ड है उतना ही बड़ा ब्लेड होगा, और ब्लेड ही क्या होती है, टी स्क्वायर की लंबाई होती है। इस वजह से जो इसकी लंबाई होती है वही टी स्क्वायर की क्या हो जाती है, लंबाई बन जाती है, ठीक है ना। यानी जो ड्राइंग बोर्ड की लंबाई होती है वही टी स्क्वायर की लंबाई बन जाती है। अब इसमें +-10 का मतलब क्या है कि हो सकता है ये 10 कम हो या फिर 10 ज़्यादा आ जाए, ठीक है ना। इससे कोई 10, और ये सारी मेजरमेंट आपको याद रखनी है, हम जितनी भी मेजरमेंट लिखा रहे हैं वो सारी की सारी किस में लिखा रहे हैं, mm में, ठीक है। तो हो सकता है 10 mm ज़्यादा हो सकता है 10 mm कम हो। ऐसे इसमें हो सकता है 1000 से 10 mm ज़्यादा हो और 1000 से 10 mm कम हो। इसमें 750 5 ज़्यादा हो सकता है, 5 कम हो सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के हम क्या समझे कि जो टी स्क्वायर होता है वो 4 टाइप का होता है, T0, T1, T2 और T3, ठीक है ना। और जो टी स्क्वायर होता है उसकी लंबाई ड्राइंग बोर्ड के बराबर होती है, और ड्राइंग बोर्ड की जो 4 टाइप के ड्राइंग बोर्ड होते थे उनकी लंबाई कितनी है, 1500, 1000, 750 और 500, ठीक है ना, mm में सारी। तो ये लंबाई किसकी हो जाएगी, टी स्क्वायर की, 1500, 1000, 750 और 500 mm में, ठीक है ना। इन दोनों में +10 होता है और इन दोनों में +-5 होता है, ठीक है ना। तो ये हमने पॉइंट पूरा का पूरा जो टी स्क्वायर है उसको कंप्लीट कर लिया। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है टी स्क्वायर में 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, स्टॉक और ब्लेड, या फिर हेड और ब्लेड बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें हेड और ब्लेड आपस में 90 डिग्री के एंगल पर अटैच्ड होते हैं। उसके बाद जो टी स्क्वायर होता है ये मेनली सागवान की लकड़ी का बनाया जाता है, और टी स्क्वायर की जो लंबाई होती है वो ब्लेड के बराबर होती है, और टी स्क्वायर की अप्रॉक्सीमेट लंबाई कहाँ से कहाँ तक होती है, 500 से 1500 के बीच में। देखो वही मैंने लिखा था, 500 से 1500 mm के बीच में इसकी लंबाई होती है। फिर मैंने आपको बताया कि जो टी स्क्वायर होता है वो हमेशा सेट स्क्वायर के साथ वर्क करता है, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ टी स्क्वायर बताए, 4 टाइप के होते हैं, T0, T1, T2 और T3। तीनों की मैंने लंबाई बताई, T0 की 1500 mm, T1 की 1000 mm, T2 की 750 mm, T3 की 500 mm, और इन दोनों में +-10 हो सकता है, इन दोनों में +-5 हो सकता है, ठीक है। और टी स्क्वायर की लंबाई हमेशा ड्राइंग बोर्ड के बराबर होती है, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन ही आपके टी स्क्वायर से बन सकते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका टी स्क्वायर से नहीं पूछा जाएगा। अगर ये पॉइंट याद है तो यही घुमा घुमा के आपसे वो पूछेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो ये हमारा टी स्क्वायर आज कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं जो मैंने आपको यहाँ लिखाया है, मिनी ड्राफ्टर, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मिनी ड्राफ्टर होता क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, मिनी ड्राफ्टर एक तरीके से कॉम्बिनेशन होता है, इसमें 3-4 इंस्ट्रूमेंट जुड़े हुए होते हैं, ठीक है।
तो इससे सिर्फ मेनली एक ही क्वेश्चन आपका बनता है, वो ये बनता है कि आपको 4 इंस्ट्रूमेंट दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा टी स्क्वायर में नहीं होता है, ठीक है ना, सॉरी इसमें मिनी ड्राफ्टर में नहीं होता है, ठीक है। तो मिनी, पहले तो आपको याद रखना है कि मिनी ड्राफ्टर में 4 इंस्ट्रूमेंट जुड़े हुए होते हैं, वो कौन से होते हैं। तो पहला तो मिनी ड्राफ्टर में आपको टी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है ना। अभी मैं, मेरे पास ये मिनी ड्राफ्टर रखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको ये चारों इंस्ट्रूमेंट में दिखाऊंगा किस तरीके से उसमें अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो पहला तो आपको क्या दिखाई पड़ जाएगा, टी स्क्वायर। दूसरा जो इसमें इंस्ट्रूमेंट अटैच्ड होगा फ्रेंड, वो होगा सेट स्क्वायर। तीसरा स्केल का भी काम करेगा, और चौथा इसमें प्रोटेक्टर भी होगा। कहने का मतलब ये है कि मिनी ड्राफ्टर इन 4 जो इक्विपमेंट होते हैं इनसे मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इससे 2 ही टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आपसे ये 4 में से कोई एक अलग रख देगा, पूछ लेगा इनमें से कौन सा टी स्क्वायर में अटैच नहीं होता है, या फिर सॉरी मिनी ड्राफ्टर में अटैच नहीं होता है, या फिर वो आपसे बोलेगा कि निम्नलिखित में से हम मिनी ड्राफ्टर की सहायता से क्या नहीं कर सकते हैं। तो देखो, टी स्क्वायर से हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन खींचते हैं, सेट स्क्वायर से भी हम लाइनें खींचते हैं, और एंगल भी पता कर लेते हैं सेट स्क्वायर से, ठीक है ना। एंगल जो ड्रॉ करते हैं, स्केल से लंबाई माप सकते हैं, और प्रोटेक्टर किसके लिए यूज होता है, एंगल को नापने के लिए और एंगल को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये 4 होते हैं मिनी ड्राफ्टर में। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे 90% चांस है वो आपसे यहीं से पूछेगा क्वेश्चन मिनी ड्राफ्टर से, ठीक है। ये कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बस इतना ही पूछा जाता है कि मिनी ड्राफ्टर में कौन से पार्ट्स होते हैं। तो आपको याद रखना है टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, स्केल और प्रोटेक्टर, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये है आपका मिनी ड्राफ्टर, ठीक है ना। अब इस मिनी ड्राफ्टर में देखिए, इसे मैं अलग कर लेता हूँ, इस तरीके से होता है, ये मूवेबल होता है, और इसका यूज़ हम, जो मिनी ड्राफ्टर होता है इसका यूज़ हम किस पे करते हैं, ड्राइंग बोर्ड पर कस के। सबसे पहले इसका ये वाली एज देखो, यहाँ पर देखिए आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा, ये स्क्रू लगा है और ये बीच में इसमें गैप है। इसमें क्या करते हैं, जो ड्राइंग बोर्ड होता है, जो उसकी थिकनेस होती है, उसमें फंसा के इसको टाइट कर देते हैं, ये फिक्स हो जाता है, और ये ऊपर आ जाता है किस पर, ड्राइंग शीट पर। इस तरीके से हो जाता है, ऊपर से इसे कस देंगे और ये हमारी ड्राइंग शीट पर रख जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये तो इसकी ये मूविंग एज होती है, ठीक है ना, इनसे तो कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन आपका इसमें छुपा हुआ है सारा। मैंने आपको बताया कि जो मिनी ड्राफ्टर है उसमें 4 चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले देखो टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर क्या आपको दिखाई पड़ रहा है, तो देखो बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। ये क्या है आपका फ्रेंड्स, ये टी स्क्वायर है आपका, टी जैसा दिखाई पड़ रहा है, देखो ये बन रहा है टी, तो इस वजह से इसे हम क्या बोलेंगे, टी स्क्वायर। ये क्या बनेगा इसका, ब्लेड। अभी मैंने आपको बताया ये क्या होता है, ब्लेड। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ब्लेड। और ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हेड और स्टॉक बोलेंगे, ठीक है ना। हेड और स्टॉक ये हो गया, और ये क्या हो गया, ब्लेड। और इन दोनों के बीच में ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। क्लियर हुआ। तो ये आपको पता चल गया कि मिनी ड्राफ्टर में टी स्क्वायर होता है। अब हम देखते हैं कि सेट स्क्वायर कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो, जैसे एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, ठीक है ना। अब एक लाइन अगर हम चाहें तो इससे मिला दें, तो ये पूरा आपका सेट स्क्वायर बन जाता है। कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है ना। एक्चुअली अगर आप देखो तो देखो इस तरीके से ये 90 डिग्री का एंगल बनना है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना है, और यहाँ 60-30 का बनता है। इस वजह से क्या होता है, सेट स्क्वायर का भी काम करता है। क्लियर हुआ। तो टी स्क्वायर देख लिया, सेट स्क्वायर देख लिया, उसके बाद देखो स्केल। तो स्केल तो आपको दिखाई पड़ रही है, इसे अगर आप इसे बंद कर दो तो ये क्या है, स्केल है। इसे छुपा लो तो ये भी क्या है, स्केल है। तो ये स्केल का भी काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर अगर आप ध्यान से देखोगे फ्रेंड्स, ये जो गोल आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये प्रोटेक्टर है। यहाँ पर एंगल देखो लगे हुए हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री, ऐसे करके यहाँ पर एंगल लगे हुए हैं, ठीक है ना। इससे आप पूरा 360 डिग्री का एंगल तक बना सकते हो और नाप भी सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसमें 4 चीज़ें होती हैं। टी स्क्वायर हो गया, आपका सेट स्क्वायर हो गया, उसके साथ साथ स्केल हो गई, और उसके साथ ये प्रोटेक्टर हो गया, ठीक है। और इसको जहाँ पर आपको ले जाना हो वहाँ पर इस तरीके से आसानी से मूव कर जहाँ पर लाइन खींचनी हो वहाँ पर आसानी से इसे खींच सकते हो, ठीक है। तो ये होता है आपका मिनी ड्राफ्टर। और इससे क्वेश्चन बस जो पूछा जाएगा वो बस एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये मिनी ड्राफ्टर किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब बाई चांस कभी ये पूछ लेता है कि मिनी ड्राफ्टर कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपको याद रखना है मिनी ड्राफ्टर 3 टाइप्स का मेनली होता है। पहला होता है मिनी ड्राफ्टर हॉरिजॉन्टल, जिसमें हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं, वो होता है मिनी ड्राफ्टर हॉरिजॉन्टल। दूसरा टाइप होता है मिनी ड्राफ्टर वर्टिकल, ठीक है ना, जिससे हम सिर्फ वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं, वो होता है मिनी ड्राफ्टर वर्टिकल। और चौथा होता है यूनिवर्सल मिनी ड्राफ्टर, ठीक है ना, जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो था यूनिवर्सल। उससे हम हॉरिजॉन्टल भी लाइन खींच लेंगे, वर्टिकल लाइन भी खींच लेंगे, एंगल भी बना लेंगे, सारे काम करता है, उसे बोला जाता है यूनिवर्सल मिनी ड्राफ्टर। क्लियर हुआ। तो ये था आपका मिनी ड्राफ्टर, और टी स्क्वायर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब बताइए कोई डाउट अगर आपका इससे रिलेटेड अगर बचा हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा। और अगर कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो भी आप मुझे कमेंट करके टेलीग्राम चैनल पर कमेंट कर सकते हो मुझे, तो मैं आपका वहाँ पर रिप्लाई करके आपको समझा दूंगा, ठीक है। और क्लास कैसी लगी है प्लीज़ जरूर आप इसका रिव्यू किया करिए। अगर आपको कोई इसमें इंप्रूवमेंट चाहिए वो बताइए, वो मैं इंप्रूवमेंट भी करूँगा, ठीक है। और बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए क्लास फ्रेंड्स तैयार करते हैं,
तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से शेयर भी कर दिया करिए आप, ठीक है ना, क्योंकि हमारी मेहनत भी पूरी वसूल होनी चाहिए ना, जब इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। और आप इनके नोट्स भी अच्छे से बनाते चलना, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे ये यूनिट आपकी खत्म होगी, ठीक है ना, वैसे ही हम इससे जितने भी आरआरबी एएलपी में क्वेश्चन इस यूनिट से बने हैं वो सारे क्वेश्चन हम आपकी क्लास में सॉल्व कराएंगे। उस टाइम मुझसे पहले आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप साथ साथ नोट बनाते चलिए और इनको याद भी करते चलिए, जिससे जब आपकी क्वेश्चन की सीरीज चले तो वहाँ पर खुद ही आंसर दो, मुझे आंसर देने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। कमेंट करके बताइए, दोस्तों में शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।